हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने अपनी पृथ्वी के गतियों के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के मुख्य परिमंडल। पृथ्वी के मुख्य परिमंडल। बच्चों, परिमंडल का मतलब होता है बेटा, बच्चों जैसे ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पृथ्वी के बाहर मैं बेटा इसकी 3 लेयर बनाऊंगा अभी आपके सामने, देखना जरा, ठीक है। बच्चों, पृथ्वी यह आपकी अर्थ ये है। अर्थ जिस एरी भाग से घिरी हुई है, मतलब कि हवा हवा गैसें, या आपका पृथ्वी जिस चीजों से बनी हुई है उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो भी चीजें हैं, या वो सभी प्राकृतिक चीजें जो आपको इफेक्ट करती हैं, आपको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, जिन पर सभी घटनाएं जैसे ताप दाब आयतन वगैरह, मतलब सभी भौतिक कारक क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, वो सभी आपको इफेक्ट करते हैं। वो सभी प्राकृतिक कारण, वो सभी आपके चारों ओर का वो वातावरण जो आपको घेरे हुए हैं, उसी को हम कहते हैं परिमंडल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी की सतह पर आपको जल मिलता है, वाटर मिलता है, और कुछ कुछ जगहों पर आपको भूमि के टुकड़े मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो भूमि के वो टुकड़े जिन पर आप रहते हो, जिन पर आप जीवन यापन करते हो, जिन पर जंगली जानवर रहते हैं, जिन पर प्रकृति पाई जाती है, उसको हम कहते हैं इस आपका लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। यहां मैं स्थल मंडल को एल से नोट कर दे रहा हूं क्योंकि इसका इंग्लिश मीनिंग होता है लिथोस्फीयर, ठीक है। और बाकी वो सारी चीजें, बाकी आपकी पृथ्वी पर क्या प्रेजेंट है? चारों तरफ पानी प्रेजेंट है। क्या है? पृथ्वी पर स्थल मंडल के अलावा एक और चीज पाई जाती है, पानी। हर जगह पानी किसी ना किसी रूप में, जैसे कि जल के रूप में तो कभी गैस के रूप में, तो पृथ्वी पर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। पानी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल। वहीं अगर मैं बात करूं पृथ्वी के ऊपरी परत, पृथ्वी की सतह से लेकर ऊपर आसमान अंतरिक्ष तक पृथ्वी का वायु की परतें या गैसों की परतें जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। क्या कहते हैं इसे? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। क्लियर है बच्चों? तो इस चैप्टर में आपने शुरुआत में यह समझा कि पृथ्वी के परिमंडल क्या होते हैं। इन तीनों मंडलों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, जीव मंडल। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आई? चलो मैं एक एक करके आप सबको डिफाइन कर दूंगा। पृथ्वी की सतह ऐसी होती है कि जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं ये हैं भूमि, जल और हवा। ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल। तथा गैस की परतें जो पृथ्वी को घेरती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, इस गैसों के आवरण को हम कहते हैं वायुमंडल। तथा पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, या एक मंडल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जलमंडल। बच्चों, आपकी भूमंडल की इंग्लिश होती है लिथोस्फीयर। लिख दे रहा हूं बच्चा, मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं साइड में कौन कौन से 3 मंडल हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? हो सकता है मीनिंग में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एक्चुअली बच्चों कभी कभी मेरे दिमाग से उतर जाती हैं कुछ चीज़ें, बट
आपको अच्छे से अच्छा सिखाने की मेरी गुंजाइश है और मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है बच्चों। बच्चों, इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई? इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, जिसमें लिथोस्फीयर, जिसका लिथास का मतलब है पत्थर, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत, स्थल मंडल की ऊपरी परत, एटमॉस्फेयर जिसका मतलब है वाष्प यानी वायु, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि हाइडर जिसका मतलब है जल। अच्छा, इधर इन तीनों ही मंडलों को मिलाकर बनता है क्या? जीव मंडल। क्या बनता है? जीव मंडल। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसकी इंग्लिश होती है वायोस्फीयर। क्या होती है? वायोस्फीयर, जिसमें वायोस का अर्थ है जीवन, अर्थात ऐसा मंडल जिस पर जीवन संभव हो, उसी को हम क्या कहेंगे? जीव मंडल कहेंगे। अब बात करते हैं एक एक मंडल की। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को हम कहते हैं भूमंडल। यह भाग, यह पृथ्वी की जो ऊपर की परत होती है उसे हम कहते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी की भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व मिले होते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में न केवल खनिज बल्कि खनिज है, पोषण है, और आपकी इस पर फसलें उगाई जाती हैं जो आपको खाने के लिए प्रोटीन्स, विटामिन देती हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है, यानी इस भूमंडल को क्या किया है? दो भागों में बांटा गया है। सबसे बड़े स्थलीय भूभाग को हम कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं बच्चों? महाद्वीप। तथा इस पृथ्वी पर बड़े जलाशय, मतलब क्योंकि इस पृथ्वी पर आपका जो स्थल मंडल है वो कुछ ही हिस्सा है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर पानी सबसे अधिक है। इसीलिए जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है और वो पृथ्वी को बाहर से देखता है तो बच्चों पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। यह है आपका महासागरीय बेसिन। बड़े जलाशय को हम क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन। बच्चों मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको। देख रहे हो बच्चों, इस जगह पर यहां पर आपकी ये लिथोस्फीयर पाई जा रही। कौन सा मंडल पाया जा रहा है? लिथोस्फीयर, यानी कि वो परत जिस पे सभी जीव जंतु रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी लिथोस्फीयर। और बच्चों इस लिथोस्फीयर को आपस में जो जोड़े हुए हैं वो आपका हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल है। और इस पूरी पृथ्वी को जो गैसें ढकी हुई हैं वो कौन सा मंडल है? वो है बच्चों आयनोस्फीयर, वो एटमॉस्फेयर। बच्चों कौन सा मंडल है? एटमॉस्फेयर। बच्चों तो आपने चीज समझा कि हमारी पृथ्वी परतों से घिरी हुई है। क्या है? परतों से घिरी हुई है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं समुद्र। आपको यहां देखिए, जब भी हमें कभी समुद्र तल की सभी जगह समान हो, अगर हम देखें पृथ्वी के, जब हम इस फिगर को देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं, ये पृथ्वी का चित्र है जिसमें आप देखिए बच्चों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं और कुछ रंग बिरंगी सी सतह दिखाई दे रही है बच्चों। ये सतह ही आपकी स्थल मंडल कहलाती है। ये सतह आप देख रहे हैं, ये टुकड़े, ये स्थल मंडल के टुकड़े हैं। ठीक है बच्चों, और इन्हीं टुकड़ों को हम बोलते थे महाद्वीप। क्या बोलते थे बच्चों? महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। तो बेटा अब आप इस चित्र में देख रहे हैं पूरे अर्थ पर कितने महाद्वीप है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 महाद्वीप है। और इसके नीचे ये अंटार्कटिका महाद्वीप। समझ रहे हो बच्चों? तो टोटल 7 महाद्वीप ये है। पर बच्चों आप लोग जानकारी के लिए बता दो बेटा, अभी हाल ही में आपके वैज्ञानिकों ने, जो भूवैज्ञानिक है, उन्होंने एक नए महाद्वीप की खोज की जिसे हम कहते हैं ओशानिया। क्या कहते हैं? ओशानिया। तो टोटल पृथ्वी पर 8 महाद्वीप हैं। अभी कुछ महाद्वीपों की खोज चल रही है बच्चों। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जीएस का एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा आप ये देख रहे हो कि इन स्थलों के अलावा कुछ भाग ऐसा है जो हमें नीला नीला दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? नीला नीला। इस भाग को हम कहते हैं जल मंडल। तो सब देखिए, इधर भी प्रशांत महासागर है बच्चों और इधर भी प्रशांत महासागर। एक्चुअली आपकी जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये द्विभूमि आकृति। कैसी आकृति? द्विभूमि। जब हम गोल रूप में इसको, पृथ्वी को गोल कर लेंगे, पृथ्वी को जब पूरी तरीके से, ये हिस्सा हमने क्या किया है बच्चों, हमने ये पृथ्वी को हमने बीच में से खोल के आपको दिखाया है। बीच में से खोलकर बच्चों कुछ इस टाइप से बना दिया है। तो प्रशांत महासागर, आपकी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये जल के भाग को हम क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से नापी जाती है। मतलब कि बच्चों अगर मैं बात करूं, ये मेरा वाटर लेवल है। क्या है? वाटर लेवल। और आपको पता है
आप जिस पृथ्वी पर रहते हो, स्थलों पर रहते हो, क्या उस जगह सारी भूपर्पटी एक समान है? नहीं बच्चों, कहीं हमें ऊंची जगह मिलेंगी तो कहीं हमें नीची जगह मिलेंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस जगह एक पहाड़ बना दूं और ये मेरा समुद्र का लेवल है, तो बच्चों ये मेरा जीरो लेवल है। यहां से मैं ऊंचाई नापना स्टार्ट करूंगा, तब मेरे को पता चलेगा इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों। क्लियर है? इस स्तर को हमने नंबर दे दिया कौन सा? शून्य, जिसे हमने क्या माना है? शून्य माना है बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे ऊंचा माउंट शिखर कौन सा है? माउंट का मतलब होता है पहाड़ से। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पहाड़ कौन सा है? एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा वैसे पेज को वाइट कर लिया है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त। कौन सा भाग है? मरियाना गर्त। बच्चों जैसा कि आपको इस चित्र में बताया बच्चों, यहां देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर पहाड़ है, ठीक है, ऊपरी परत पर इस भूपर्पटी पर पहाड़ है, तो इस समुद्र की भी तो कोई ना कोई गहराई होगी बच्चों। तो हमने अपनी पृथ्वी पर सबसे ऊंची चीज में हमने माना माउंट एवरेस्ट। क्या माना? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई विश्व सबसे बड़ा पहाड़ कह लो, पर्वत कह लो, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि रियल में 8,848.16 मीटर चल रही है, और यह ऊंचाई लगातार बढ़ रही है बच्चों। और अगर गहराई में बात करूं, मरियाना गर्त, क्या नाम है? प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त। बेटा इसकी वास्तविक गहराई किसी को नहीं पता, क्योंकि इतनी गहरी है कि अभी तक वैज्ञानिक सिर्फ 15,000 मीटर की गहराई तक पहुंच सके हैं। लेकिन आपकी किताब में थोड़ा सा पुराने डाटा दिए हुए हैं, 11,002 मीटर की लंबाई इसमें दिखाई गई है बच्चों, पर वास्तविक में 15,000 तक जा चुके हैं हम लोग। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा नोट दिया हुआ बेटा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा। बेटा शेरपा एक ट्राइब है, शेरपा एक जनजाति का नाम है जो खासकर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और आपका इधर नेपाल के कुछ हिस्सों में रहती है, निवास करती है, यहां पर पाई जाती है शेरपा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और वहीं भारत की बात करूं, भारत में बिछेंद्री पाल पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा बच्चों। तो बच्चों ये तो कहानी थी आपकी भूमंडल की। अब हम भूमंडल पर पाई जाने वाली चीजों का अध्ययन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? महाद्वीप की, जो मैंने बताया आपको एक स्थल मंडल। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। वैसे बच्चों मैंने आपको बता ही दिया है उसका नाम, 8वें का ओशानिया। ठीक है, ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत का मतलब होता है बच्चे ये जो फैली हुई है, क्या है? फैली हुई जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग है। ये महाद्वीप एशिया, अब उनके नाम कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बच्चों जैसा कि यहां पर नाम दिए हुए हैं, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब यहां जरा एक गौर करना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी पृथ्वी पर कुछ लाइनें खींची हुई हैं। अब कुछ लाइनें हमने ग्लोब पर खींच ली। तो बच्चों अब जरा इस लाइन को देखो, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, यहां पर देख रहे हो आप 0 नंबर लिखा हुआ बच्चों, यहां पर ये 0 नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने बताया था विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह सकते हो। तो बच्चों इसके नीचे का हिस्सा देखो, यहां स्थल मंडल का बहुत कम भाग है। यहां क्या है? स्थल मंडल का बहुत कम भाग है। यानी कि हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी पर स्थल मंडल का बहुत कम भाग है, जबकि ज्यादा स्थल मंडल कहां विकसित हुआ है? इसके उत्तरी गोलार्ध में। किस जगह विकसित हुआ है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में। और बच्चों ये वाली रेखा जो देख रहे हो, ये 23.5 डिग्री वाली जो मैंने आपको बताई थी उत्तर साइड में, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। और जो भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाएगी उसे हम बोलेंगे मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो बच्चों एक चीज और आप यहां से नोट कर सकते हैं, अब यहां देख रहे हैं आप, ये अफ्रीका महाद्वीप जो है उससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं, कौन सा महाद्वीप हो जाएगा बच्चों? आपका अफ्रीका महाद्वीप, आपका अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर है बच्चों?
और अगर मैं पूछूं ऐसा महाद्वीप जिससे केवल 2 ही रेखा गुजर रही हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? 1/3 भाग। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यह महाद्वीप देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक देशांतर पढ़ाया था, तो देशांतर में मैंने तुम्हें बताया था कि पूर्वी देशांतर कौन सा होगा, पश्चिमी देशांतर कौन सा होगा, ये वाला बच्चों। ये भाग अगर मैं ये 0 डिग्री वाला भाग मुख्य देशांतर कर लूं तो बेटा इस साइड का जो हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड के गोलार्ध को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो बच्चों आप ये देख रहे हो आपका एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में पड़ रहा है बच्चों? पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है। यह पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखो बच्चों यहां देखो, ये कर्क रेखा होकर गुजर रही है, लेकिन कर्क रेखा के नीचे भी बहुत कम हिस्सा है, जबकि ज्यादातर कर्क रेखा से ऊपर का ही हिस्सा है। और यहां पर बेटा आपका भारत यहां पर है, ये हिस्सा भारत का है। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां पर भारत है, तो यहां से आप इससे अंदाजा आपको लगा कर्क रेखा यहां भारत से होकर गुजर रही है बच्चों। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, जो यूरोप से इसको अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। बच्चों जरा यहां देखो, ये एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से क्या है? जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इसको अलग कौन कर रहा है? इसको अलग कर रहा है यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। बेटा देख रहे हो आप लोग, यूराल पर्वत। ठीक है, यूरोप और एशिया के संयुक्त हिस्से को, संयुक्त भूभाग को हम क्या कह देते हैं? यूरेशिया। क्या कह देते हैं? यूरेशिया। मतलब अगर मैं बोलूं इस भाग को मैं क्या बोल सकता हूं? इस भाग को मैं बोलूंगा यूरेशिया। क्या बोलूंगा? यूरेशिया। बात करते हैं दूसरे महाद्वीप की। बच्चों दूसरा महाद्वीप है आपका यूरोप। यूरोप एशिया का बहुत छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्या है? जल से घिरा हुआ है। देखिए बच्चों यहां पर एक साइड आर्कटिक महासागर, जो आप अभी लिखा ना, आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता रुका हुआ है। एक साइड तो आपका आर्कटिक महासागर है, इधर आपका अटलांटिक महासागर है, और इधर कौन सा महासागर है बच्चों? भूमध्य महासागर। तो आप देख रहे हो इसकी 3 साइड क्या है? जल से घिरी हुई है। बात करें दूसरे महाद्वीप की, अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विषुववृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा यह महाद्वीप ऐसा है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर क्या है? गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान भी इसी महाद्वीप पर स्थित है, जो अफ्रीका, इस महाद्वीप के अफ्रीका देश में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है बच्चों। कर्क रेखा, मकर रेखा भी इस तीनों और विषुवत रेखा भी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, तीनों एक साथ। अब हम अगले महाद्वीप की बात करते हैं बच्चों। अगला महाद्वीप हमारा कौन सा है बच्चों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है बच्चों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों यहां पर ये संकरा भाग जुड़ा हुआ है ना उत्तरी अमेरिका से, ये हिस्सा देख रहे हैं आप। इसको हम बोलेंगे क्या? पनामा नहर। क्या बोलेंगे? इस जल संधि को हम बोलते हैं, इस स्थल संधि को बोलते हैं बेटा पनामा नहर, पनामा स्थल संधि। क्या बोलते हैं? पनामा स्थल। बेटा स्थल संधि का मतलब होता है जब स्थल का एक संकरा भाग ऐसा हो जो 2 बड़े स्थलीय भागों से एक दूसरे से क्या हो? जुड़ रहा हो। यह देखिए एक उत्तरी अमेरिका का जुड़ रहा है और एक दक्षिणी अमेरिका का। जबकि जल संधि का मतलब है पानी का एक संकरा भाग ऐसा हो जो 2 बड़ी जल राशियों को क्या हो? जोड़ रहा हो। जैसे कि भारत में यहां देखिए, यहां पर पाक स्ट्रेट है, मतलब पाक जल संधि है, जो एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर है, इन दोनों को जोड़े हुए है। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में ही, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में ही स्थित है। यह महाद्वीप
यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। आप इस मैप के द्वारा अपने नोट्स बना सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं जो एक दूसरे को क्या है, घेरे हुए हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अगर मैं बात करूं लंबी नदी तो वो कौन सी है, नील नदी। और अगर मैं बात करूं बड़ी नदी तो वो कौन सी है, अमेजन रिवर। कौन सी रिवर है बच्चों, अमेजन रिवर। बात करें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहां देखिए बच्चों, अब यहां देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से किस गोलार्ध में स्थित है, अगर ये विषुवत रेखा है तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, और अगर मुख्य देशांतर की भाग करूं तो ये पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से भाग में बच्चों, पश्चिमी भाग। यह महाद्वीप के चारों ओर क्या है, द्वीप है, इसीलिए इस महाद्वीप को क्या बोलते हैं हम, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा बर्फ की मोटी परत इस पर जमी रहती है और ढका रहता है। ये यहां किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों ने शोध केंद्र यहां खोल लिए हैं, जिसमें भारत के भी शोध केंद्र हैं जिनका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। तो बेटा आपके यहां तक था स्थल मंडल। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं हम जल मंडल की। किसकी बच्चों, जल मंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा 29% भाग किससे निर्मित है, स्थल से। जल मंडल में हमेशा जल के सभी रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल आदि सम्मिलित है बच्चों। क्लियर है बच्चों? पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग क्या है, जल में पाया जाता है। वह इतना खारा है, जबकि 97% भाग इतना खारा है वास्तव में बच्चों कि मानव के उपयोग का नहीं। बच्चों एक चित्र दिखाया गया है 5.3 में, महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता कि महाद्वीप क्या है, कैसे जुड़े हुए हैं, तो बच्चों आप ये चित्र समझ सकते हो। इसमें दिखाया गया है कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा महाद्वीप छोटा है, और हम कैसे उसे आसानी से याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? तथा अगर मैं बात करूं 97% के बाद जो जल बच जाता है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है बच्चों। जल का बहुत कम भाग लवण के रूप में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मनुष्य करता है। यही कारण है कि नीले ग्रह होने के बावजूद भी हमें कभी कभी पानी की क्या है, कमी महसूस होती है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बच्चों।